तो बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, मैक्रो इकोनॉमिक्स 3 से 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज शुरुआत करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 की। बट बच्चा, उससे पहले कुछ बेसिक सी छोटी छोटी बातें हैं वो समझ लो। सबसे पहली चीज, कोशिश करना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक न्यू परचेस करना। क्यों करना भाई? क्योंकि एक तो यार डेटा अपडेट होता रहता है, दूसरी बात सिलेबस में भी बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो कोशिश करना न्यू बुक परचेस कर लो तो ठीक है, नहीं कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मैं आपको न्यू सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज, हम लोग बच्चा यहां पर एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे, प्लस नोट्स के लिए एक रिफ्रेशर बुक चाहिए पड़ती है, तो हम लोग वीके ओरी टीआर जैन बुक को फॉलो करेंगे। तो अगर आपके पास वीके ओरी टीआर जैन है तो समझ लो आपकी बल्ले बल्ले हो चुकी है। बाकी जिनके पास संदीप गर्ग है या कोई और रिफ्रेशर बुक है, थोड़ा सा संघर्ष करो, सारे टॉपिक आपको भी मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ ही एक चीज और समझो, देखो यार, अब वो ना पुराना जमाना चला गया कि सर हमने एक पॉइंट लिखा, उस पॉइंट के अंदर 5 से 6 लाइनें लिख दी, हमारा काम खत्म हो गया। वो जमाना चला गया है। अब कोशिश करो, पॉइंट लिखो, सटीक लिखो, हाईलाइट करके लिखो, प्लस एक्सप्लेनेशन 2 से 3 लाइन में दो, बट एकदम परफेक्ट दो। परफेक्ट का मतलब भैया कुछ डेटा का यूज करो। तो कोशिश करना है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते टाइम ज्यादा से ज्यादा डेटा को याद करते हुए चलना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझते हुए चलना है, तब बहुत ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, जब भी आप पॉइंट्स के अंदर डेटा लिखते हो ना, 1925 में क्या हुआ, 1950 में क्या हुआ, बच्चा लोग टीचर बहुत जल्दी उनकी नजर पड़ जाती है, अच्छे खासे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो चलो यार, इससे ज्यादा और ना पकाते हुए आज की क्लास चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आजादी के टाइम पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी। देखो, एक बात और माइंड में समझ लो, आपको आजादी से पहले की बातें नहीं पढ़नी है, आजादी के टाइम पे, आजादी के साइन काल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्या क्या था हमारे देश में, आपको वो पढ़ना है, ठीक है। और आज की क्लास पहला टॉपिक, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बच्चा लोग अभी बात करेंगे फीचर्स की, ठीक है। आजादी 1947 मिली किससे? ब्रिटिशर्स से। तो अभी 1947 के टाइम पे हमारे देश की स्थिति कैसी थी, एक एक से बात करेंगे। 6 से 7 पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट समझेंगे। उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करूंगा जिससे आप लोग एक एक पॉइंट याद भी करोगे। आओ फिर बच्चा लोग, सबसे पहला पॉइंट है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी, आजादी के टाइम पे हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी? स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट बोले तो भैया रुकी हुई अर्थव्यवस्था। स्टैग्नेंट को हिंदी में बोलते हैं स्थिर। स्थिर समझते हो या फिर आप कांस्टेंट तो समझते हो। कांस्टेंट क्या होता है? जिसमें बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट ना हो रहा हो, जिसमें बहुत ज्यादा डिक्रीजमेंट ना हो रहा हो, एकदम कांस्टेंट, है ना, जिसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था आजादी के टाइम पे स्टैग्नेंट यानी कि रुकी हुई अर्थव्यवस्था थी, जिसमें इनकम ग्रोथ रेट बहुत ही कम था, या फिर कह सकते हैं ना के बराबर था। इनकम ग्रोथ रेट बिल्कुल भी नहीं था, उसे बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं आजादी के टाइम की, तो बेसिकली अभी आजादी के टाइम की बात कर रहे हैं, आजादी के बाद की बातें नहीं की, आजादी के टाइम की। तो आजादी के टाइम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने, ऐसा कोई कहे गवर्नमेंट के द्वारा कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया जिससे यार पता चल सके हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम है। गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। फिर कहोगे सर स्टैग्नेंट इकोनॉमी कैसे हुई? अरे बच्चा, कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट किए गए, कुछ लोग थे, महान इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की फाइंड आउट करने की कि हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी है ना। आओ रीड आउट करो और अच्छे से समझो। सो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन व्हिच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। बच्चा लोग ध्यान रखना, जो पॉइंट मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं ना, वो जरूर याद रखना। स्टैग्नेंट इकोनॉमी कौन सी होती है? जो कि शो करती है लिटिल और नो ग्रोथ, इनकम में कोई ग्रोथ ना हो या हो भी तो बहुत ही कम, ठीक है। आगे आओ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
कभी कोशिश नहीं की कि भाई कैलकुलेट की जाए, ठीक है। बट दादा भाई नेहरूजी हुए, विलियम डिग्बे हुए, फिंडले सिर्रास हुए, वीकेआरवी राय हुए और आरसी देसाई हुए। ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडिविजुअल अटेम्प्ट किए, ठीक है। अब सुनो, यहां से एक क्वेश्चन आता है, ये जितने भी लोग थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी हुए, विलियम डिग्बे हुए, ये सारे जितने भी लोग हुए, इनमें से वो कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी सबसे ज्यादा एक्यूरेट इनकम थी, मतलब जिन्होंने सबसे ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन की? तो ध्यान रखिएगा, इनमें से थे वीकेआरवी राव। याद रहेगा ना, इनको आप लिख सकते हो मोस्ट एक्यूरेट। तो यहां से यार एक नंबर में क्वेश्चन आता है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। कौन थे? वीकेआरवी राव, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भैया बता ही दो, आजादी के टाइम पे पर कैपिटा इनकम या फिर इनकम ग्रोथ रेट कितनी थी? इनकम ग्रोथ रेट कितनी थी आजादी के टाइम पे? तो वो थी मात्र 0.5%। अगेन नोट करना है आपको, नोट कर सकते हो कितना था, 0.5% आजादी के टाइम पे। और आजादी से और पहले लगभग पिछले कई सालों का देखा जाए तो 2% के आसपास था। वो याद मत रखो, सिर्फ आजादी के टाइम पे 0.5% इनकम ग्रोथ रेट। पहला पॉइंट याद हो जाएगा। याद कैसे करना है? पहला पॉइंट याद होगा, सबसे पहली चीज स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? लिटिल और नो ग्रोथ इनकम, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो कोई प्रयास किए नहीं, किए किसने? इंडिविजुअल अटेम्प्ट। तो नाम याद रखो, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, फिंडले सिर्रास, वीकेआरवी राय और आरसी देसाई, ये याद हो गए नाम। उसके बाद सबसे मोस्ट एक्यूरेट अटेम्प्ट किसका था? वीकेआरवी राव का। आजादी के टाइम पे इनकम ग्रोथ रेट कितनी थी? 0.5%। बस हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पर आओ, ऐसे ही एक एक पॉइंट याद करोगे मेरे साथ, ठीक है। सेकंड पॉइंट आओ, तो बैकवर्ड इकोनॉमी। अभी बच्चा पहली हो गई स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट बोले तो रुकी हुई। दूसरी है बैकवर्ड, बैकवर्ड बोले तो पिछड़ी अर्थव्यवस्था। अब यार कौन सी इकोनॉमी होती है जिसे हम बैकवर्ड इकोनॉमी बोलते हैं? सो बच्चा लोग, वो इकोनॉमी जिसमें पर कैपिटा इनकम, अब कंफ्यूज मत होना, पहले इनकम ग्रोथ रेट कहा था, अब कह रहा हूं पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम, जिसमें पर कैपिटा इनकम जब लोगों की बहुत ज्यादा कम होती है, वो इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी कहलाती है। क्या कहा बच्चा? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को आप बोल सकते हो एक पर्सन के पास कितनी इनकम जाती है एक साल में, वो पर कैपिटा इनकम। बेसिकली जब देश की नेशनल इनकम को, टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। मतलब एवरेज बेसिस पे एक इंसान कितना कमा रहा है, पर कैपिटा इनकम। तो भारत की अर्थव्यवस्था आजादी के टाइम पे पिछड़ी हुई थी। क्यों थी? क्योंकि पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा लो थी। अब आपसे पूछेंगे कि सर बता तो दो आजादी के टाइम पे कितनी थी पर कैपिटा इनकम? तो वो थी मात्र 230 रुपए। कितना? ओनली एंड ओनली 230 रुपीज। कहोगे सर मंथली? ना भाई, पूरे साल का यार, तो बहुत ज्यादा कम थी। आओ रीड आउट कर लो। सो इंडियन इकोनॉमी वाज ए बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बाकी इकोनॉमी इज कॉल्ड अ बैकवर्ड इकोनॉमी व्हेन इट हैज वेरी लो पर कैपिटा इनकम। याद रखना, बैकवर्ड इकोनॉमी किसे बोलते हैं? जिसमें वेरी लो पर कैपिटा इनकम हो। बाकी कितनी थी? 47 48 के टाइम पे इट वाज जस्ट 230 रुपए। तो ये डेटा भी याद रखना। 2 पॉइंट याद हो गए, याद करते हुए चलना। 7 पॉइंट है सिर्फ, एक एक पॉइंट डिटेल में पढ़ाऊंगा, याद भी करवाऊंगा, ठीक है। आओ तीसरे पॉइंट पर आओ। तो तीसरा पॉइंट है हमारे पास डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अभी पूछोगे सर डोमिनेंस, डोमिनेंस मींस आप कह सकते हो निर्वाह या फिर आत्मनिर्वाह। मतलब होता है कि देश के अंदर आखिर चलन में था क्या, देश के अंदर आखिर चल क्या रहा था? तो बच्चा देश के अंदर चल रही थी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर। देश के अंदर मोर देन 73% लोग किसमें एंगेज थे? एग्रीकल्चर में। तो यार देश का बड़ा बुरा हाल था, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो किसी भी देश का डेवलपमेंट करना है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। लेकिन हमारा देश आजादी के टाइम पे बेसिकली एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी। शायद अभी भी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है ना हमारा देश। बेसिकली आजादी से अभी तक भी मोस्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। अभी भी मोर देन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। चलो
अभी आजादी की बात करें, ठीक है, तो किसका चलन था? एग्रीकल्चर सेक्टर का। आओ रीड आउट करो। और हाँ, थोड़ा सा डेटा याद रखना, आजादी के टाइम पे 72% से ज्यादा लोग किस पे डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पे। और आप लोग ये बात तो जानते हो ना, एग्रीकल्चर कैसा ऑक्यूपेशन है? एग्रीकल्चर है एक सीजनल ऑक्यूपेशन। मतलब भैया बारिश अच्छी हुई तो एग्रीकल्चर की बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो एग्रीकल्चर का खेल खत्म। मतलब गांव के लोग क्या करेंगे बेचारे, बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना। आओ जरा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो बच्चा, लोगों के जीवन जीने के लिए पहला इंपॉर्टेंट सोर्स आजादी के टाइम पे एग्रीकल्चर था। बहुत ज्यादा लोग डिपेंडेंट थे इस पे, ठीक है। दिस सेक्टर सफर्ड फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी ओइंग टू व्हिच इट हैड लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। बट यार इसका हाल ये था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम थी। मतलब कहने का ये है, लोग तो बहुत ज्यादा इंगेज थे, 72% लोग इंगेज थे एग्रीकल्चर में, बट यार प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम था, ठीक है। और आगे तो 72% लोग इंगेज थे, बट जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो था 50%। सोचो यार, 72% लोग, देश के 72% लोग एग्रीकल्चर में इंगेज थे। जीडीपी में कितना दे रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? मात्र 50%। इसका मतलब यह है कि बाकी बचे हुए जो दो सेक्टर है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ, सर्विस सेक्टर हुआ, ये दो सेक्टर 50% कंट्रीब्यूशन कर रहे थे जीडीपी में। और अगर पूछा जाए कितने परसेंट लोग इंगेज थे इसमें, तो मात्र और मात्र 28%। तो यहां से आप ये समझ सकते हो, इंडस्ट्री का और सर्विस सेक्टर की प्रोडक्टिविटी ठीक ठाक थी। ठीक ठाक का मतलब 28% लोग एंगेज थे, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 50% था। जबकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, 72% लोग एंगेज थे, जबकि कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 50% यानी कि आधा था। चलो और आओ, तो नेक्स्ट पॉइंट है ब्लीक। ब्लीक का मतलब अगेन यार बहुत ही ज्यादा कम, जिसे हम कह सकते हैं ना के बराबर। तो ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था, बट कैसा था? बहुत ही ज्यादा कम। अच्छा बच्चा लोग, आप लोगों ने हो सकता है सुना हो, नहीं सुना है तो मैं सुना देता हूं। देखो यार, आजादी से थोड़ी सी पुरानी बातें कर लेते हैं। आजादी से पुरानी बातें, बच्चा आपने ये तो सुना होगा, हमारे देश जो है वो कला के मामले में बड़ा प्रसिद्ध है, आर्ट्स के मामले में, कला संस्कृति देश बहुत जाना जाता है, ठीक है। ऐसे ही पहले भी था। हमारा देश जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, खासकर हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जाना जाता था। हैंडीक्राफ्ट बोले तो जो हाथों से सामान बनाते हैं, रंगाई करते हैं, कताई करते हैं, और हाथों से बने हुए सामान आपने काफी सारे देखे होंगे, है ना। तो बेसिकली हमारा देश हैंडीक्राफ्ट्स के लिए प्रसिद्ध था। बट जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स की लंका लगा दी। लंका लगा दी बोले तो इन्होंने क्या किया? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लागू की। क्या लागू किया? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी बोले तो भेदभाव वाली पॉलिसी यार, भेदभाव वाले टैक्स लगाए। कैसे लगाए भेदभाव वाले टैक्स? अगर ब्रिटिशर्स को हम रॉ मटेरियल बेचते थे, अगर हम ब्रिटेन में सामान बेचते थे, कोई टैक्स नहीं देना। अगर ब्रिटेन से हम बने हुए सामान भारत लेके आते हैं, इंपोर्ट करते हैं, कोई टैक्स नहीं लेना। मतलब ब्रिटेन से चाहे ले जाओ चाहे लेके आओ, कोई टैक्स नहीं। लेकिन सेम टाइम पे जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स अपना सामान एक्सपोर्ट करते थे तो उन्हें हैवी टैक्सेस पे करने पड़ते थे। इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ, बोले तो टैक्स वाली पॉलिसी, समझ गए। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को, यानी कि इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को पूरी तरीके से चौपट करके रख दिया था, ठीक है। आओ जरा रीड आउट करो। तो प्रायर टू दी ब्रिटिश रूल से पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट। तो भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर किसके लिए जाना जाता था? हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। तो बट इट वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। जबकि ये किसने डिस्ट्रॉय किया? ब्रिटिशर्स ने। कैसे डिस्ट्रॉय किया? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के द्वारा। याद रखना ये पॉलिसी, आगे चल के इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ाऊंगा, वहां एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी याद तो रख ही सकते हो ना, डिस्क्रिमिनेटरी भेदभाव वाली पॉलिसी, ठीक है। तो फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंडेंट अपॉन द इंपोर्ट्स फ्रॉम द ब्रिटेन।
तो भारत को जितने भी कैपिटल गुड्स चाहिए पड़ती थी, जितनी भी मशीन्स वगैरह चाहिए पड़ती थी, उसके लिए हम लोग ब्रिटेन के ऊपर डिपेंडेंट थे। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 4। याद कर रहे हो ना? पहला स्टैग्नेंट, दूसरा बैकवर्ड, तीसरा डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, चौथा इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, और आओ 3 पॉइंट और है। तो 5वें पॉइंट पर आओगे, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। अब अच्छा लो, हम लोग किस पे डिपेंडेंट थे? हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। और इंपोर्ट भी किससे कर रहे थे? ज्यादातर ब्रिटिशर्स से। हम लोग क्या करते थे? यहां से, भारत से रॉ मटेरियल, कच्चा माल ब्रिटेन ले जाते थे, ब्रिटेन से सामान बन के, ब्रिटेन की मशीन्स में सामान बन के भारत आता था। यानी कि हम मोस्टली जितने भी कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे कोई कैपिटल गुड्स मशीन्स हो, साइकिल हो, सिलाई मशीन हो और केरोसिन ऑयल हो, चाहे तो कपड़े हो, बेसिकली हम किस पे डिपेंडेंट थे? ब्रिटेन के ऊपर। यार चाहे तो दवाइयां हो, दवाइयों के लिए भी हम ब्रिटेन के ऊपर डिपेंडेंट थे। ये हालत थी हमारे देश की। देखो जरा, तो द कंट्री वॉज हेवली डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट्स, पार्टिकुलरली फॉर मशीनरी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट। तो मशीन के लिए खास तौर पे ब्रिटेन पे डिपेंडेंट थे। बाकी और देख लो, सिलाई मशीन हुई, मेडिसिन हुई, केरोसिन ऑयल्स हुए, बाइसिकल हुए, ये सब भी हम ब्रिटेन से या फिर विदेश से इंपोर्ट करते थे। और आओ जरा, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लिमिटेड अर्बनाइजेशन। बच्चा, अर्बनाइजेशन, अर्बन, अर्बन वर्ड तो याद है ना? अर्बन बोले तो शहरी क्षेत्र। बेसिकली 2 एरिया होते हैं ना, रूरल ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन शहरी क्षेत्र। किस्मत की बात, हमारे देश में आजादी के टाइम पे अर्बन एरिया बहुत ही ज्यादा कम था। यार बेसिकली क्या होता है, आप सभी लोग जानते हो, अर्बन एरियाज, शहरों की बात करो तो शहरों में इंडस्ट्रीज होती हैं, शहरों में सर्विस सेक्टर भी अच्छा वर्क करता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बात करो, गांव की बात करो, भैया गांव में इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम आती है, भैया गांव में रोड अच्छे नहीं होते, भैया गांव में खेती बाड़ी ज्यादा होती है। तो यार यही तो दिक्कत है कि आजादी के टाइम पे शहरी क्षेत्र बहुत कम था, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम था, एग्रीकल्चर ज्यादा था। लोगों को एग्रीकल्चर के अलावा और कोई रोजगार का साधन भी नहीं था। तो अगर एग्रीकल्चर अच्छी हुई तो लोग अच्छे थे, एग्रीकल्चर का हाल बुरा था तो बेटा गांव के लोगों का हाल भी बुरा हो जाता था। ठीक है, तो यार ये भी एक बहुत कमी थी हमारे पास कि अर्बन एरिया बहुत कम था। मान के चलो आजादी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 14%, 14% सिर्फ अर्बन एरिया था, सिर्फ शहरी क्षेत्र थे। बाकी 86% एरिया रूरल एरिया, यार ग्रामीण क्षेत्र था। देखो जरा, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, एग्रीकल्चर के अलावा और कोई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। और आओ, दिस कंपाउंडेड देयर पॉवर्टी, वजह थी यार गरीबी की, इसी वजह से लोग गरीब भी थे। देखो, ओनली 14% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरिया, सिर्फ और सिर्फ 14% लोग अर्बन एरियाज में रहते थे। ठीक है, तो 86% रूरल एरिया, बाकी रूरल एरिया के लोगों के लिए आप जानते हो कि एग्रीकल्चर के अलावा और कहीं कोई इंप्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इस वजह से गरीबी बहुत ज्यादा थी देश में। ठीक है, एक और पॉइंट होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, लिख लो बच्चा, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। नोट कर लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपसे पूछेंगे सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्या होती है। देखो बच्चा, जो फ्यूडल वर्ड है वो बना है फ्यूडलिस्टिक, फ्यूडलिस्टिक। ठीक है, फ्यूडलिस्टिक बोले तो यार गवर्नमेंट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, देखो यार 2 प्रकार की इकोनॉमी होती है। ठीक है, एक होती है कैपिटलिस्टिक, दूसरी होती है सोशलिस्टिक। थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, कैपिटलिस्टिक को आप लोग यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िए ना, तो मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, यानी कि आप बोलते हो प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, और अच्छे से समझ। जबकि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, इसी को आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में बोलते थे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, जबकि और अच्छे से बोले तो यहां पर सारे डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट। अब बच्चा, आजादी के टाइम पे कैसा था? आजादी के टाइम पे था सेमी फ्यूडल। सेमी फ्यूडल बोले तो ये फ्यूडल। ठीक है, यानी कि आधे अधूरी गवर्नमेंट इकोनॉमी थी, यानी कि इसी को सीधा बोलो तो यार सेमी फ्यूडल इकोनॉमी बोले तो बच्चा हमारे उस टाइम पे मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी? मिक्स्ड इकोनॉमी। आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी है।
तो मिक्स्ड इकोनॉमी थी जिसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करते थे। इस वजह से भी देश थोड़ा सा डेवलपमेंट कम कर पा रहा था। क्यों कम कर पा रहा था? क्योंकि भैया प्राइवेट सेक्टर के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगी थी, प्राइवेट सेक्टर के पास उतना बजट नहीं था, प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत मुसीबतें थी, और गवर्नमेंट सेक्टर में भैया करप्शन बहुत ज्यादा था, लोग ठीक से काम नहीं करते थे, गवर्नमेंट कंपनीज लॉसेस में थी, तो बड़ी मुसीबत चल रही थी यार, जिसे हम बोलते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आजादी के टाइम पे कैसे था देश की स्थिति? सेमी फ्यूडल मिक्स्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर, और दोनों का हाल बेहाल यानी बेकार। चलो रीड आउट करो। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी इज नाइदर फुली फ्यूडल नॉर ए कैपिटलिस्ट। तो ना तो फुली फ्यूडल यानी सरकारी, और ना ही पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट यानी कि प्राइवेट, ठीक है। तो इट वाज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, साफ साफ लिखा है यार, मिक्स्ड इकोनॉमी और अ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। तो इसी को मिक्स्ड इकोनॉमी, इसी को सेमी फ्यूडल इकोनॉमी बोलते हैं। Such an economy had the mixture of feudalistic and capitalistic modes of production। बाकी बच्चा और कोर्स है feudalistic, बाकी पढ़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चा आपके 7 के 7 पॉइंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आप कहोगे सर पॉइंट तो हो गए, समझ में भी आ गए, कहीं कोई पॉइंट में दिक्कत हुई हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, ठीक है। याद करोगे, कैसे याद करोगे? मेरे साथ इस लाइन को 4 बार पढ़ो कम से कम, जल्दी से, मैं भी पढ़ूंगा तुम भी पढ़ोगे, तुम लोग तो मन में 4 बार पढ़ ही लो। पढ़ो क्या लिखा है? हैवी बैकवर्ड डोमिनेंस ब्लीक्स सेमी लिमिटेड स्टैग्नेंट। बेसिकली इस लाइन को 2 पार्ट में पढ़ो। हैवी बैकवर्ड डोमिनेंस क्या करता है? ब्लीक्स सेमी लिमिटेड स्टैग्नेंट। कोई दिक्कत है क्या यार? लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात हो रही होगी, सर लाइन बन नहीं रही है, बनाओ ना लाइन यार, हम कौन से अंग्रेजी के मास्टर साहब हैं, शुद्ध देसी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, बनाओ लाइन। क्या लिखा है? हैवी बैकवर्ड डोमिनेंस प्लीक्स सेमी लिमिटेड स्टैग्नेंट। अच्छा, ये जो मैंने कॉमा लगाया ना, ये वाला, ये यहां लगा दो, अब और आसानी से याद हो जाएगा। पहले 4 वर्ड फिर 3 वर्ड, करो याद। हैवी बैकवर्ड डोमिनेंस प्लीक्स सेमी लिमिटेड स्टैग्नेंट। जल्दी से 4 बार बोलो बच्चा लोग, जल्दी से। तो हैवी बैकवर्ड डोमिनेंस प्लीक्स सेमी लिमिटेड स्टैग्नेंट। एक बार और क्या बोलोगे? हैवी बैकवर्ड डोमिनेंस प्लीक्स सेमी लिमिटेड स्टैग्नेंट। अब पूछोगे है क्या? 7 पॉइंट थे ना टोटल, ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। बच्चा रटना है, याद करना है तो थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा। 7 के 7 पॉइंट ऐसे लगे रहोगे, रटने के लिए दिक्कत होगी। एक लाइन ये जरूर रट लो, सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। बाकी क्या था? हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, ऐसे ही था। बाकी बैकवर्ड इकोनॉमी, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, लिमिटेड अर्बनाइजेशन और स्टैग्नेंट इकोनॉमी। देखो मुझे तो याद होगा इस लाइन से, आपको याद हुए या नहीं हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। तो बच्चा लोग फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और हाँ, रोते हो सर नोट्स तो दे दो, तो नोट्स के लिए बच्चा लोग आपको काम क्या करना है? झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप इंस्टॉल कर लेना है, जहां पर मैं आपकी पीडीएफ फाइल्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर देता हूं। सो उम्मीद करूंगा आप सभी लोग डाउनलोड कर लोगे, और हाँ ये पीडीएफ वगैरह आपको आराम से मिल जाएंगी। तो बच्चा लोग फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं आप सभी लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।